हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक ज्ञान सेंटर में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th भूगोल के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है वायु। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस बुक से रिलेटेड 3 वीडियो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 वायु को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले चैप्टर देखिए, ये देखिए वायु। वायु आप सभी को पता है क्या होती है। आपने सबसे बड़ी जो वायु के अंदर जो बात होती है, यानी कि हवा, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन वायु को देख नहीं सकते। ठीक है, तो वायु क्या है? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक आवरण है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। और दोस्तों, इस वायुमंडल में सभी जितनी भी तरह की गैसें होती हैं सभी मौजूद होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर पूर्ण रूप से निर्भर है, क्योंकि वायु के बिना कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। ठीक है, और बिना सांस के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा वायुमंडल करता है। यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो, यानी कि वायुमंडल अगर ना हो, तो हम दिन के समय क्या होगा, सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे हम जल सकते हैं। हमें तरह तरह की स्किन की बीमारियां हो सकती है, जैसे त्वचा कैंसर हो सकता है। और रात के समय इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि हम क्या करेंगे, हम ठंड से ही जम जाएंगे, बर्फ़ बन जाएगी दोस्तों हमारी भी। तो अतः वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो हम इस वायुमंडल के माध्यम से ही क्या है कि पृथ्वी पर रहने लायक जो मौसम है वो बन पाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों एक, क्या आप जानते हैं, मैं एक पॉइंट दिया, उसको हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है और पृथ्वी से विकिरित जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो फैली हुई गर्मी है, उसको पृथ्वी पर ही रोक देती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। तो दोस्तों, और इसके अभाव में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो तो क्या होता है कि धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। लेकिन क्या होता है, इसका दोस्तों जो प्रकृति है उसने एक बैलेंस बना रखा है। लेकिन जब हम धरती पर कारखाने चलाते हैं, कारें चलाते हैं, इनके धुएँ से क्या हो रहा है, और एसी से, फ्रिज से, इनकी वजह से क्या है कि जो इसका वायुमंडल का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और इससे दोस्तों बढ़ते हुए तापमान को हमने क्या किया, भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपने सुना भी होगा न्यूज़ वगैरह में, अगर देखते हैं तो वो न्यूज़। तो दोस्तों, तापमान में वृद्धि के कारण दोस्तों बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश है, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, जो बर्फ़ के प्रदेश हैं, जो हिमनद है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हिमनद क्या होता है, बर्फ़ की नदी होती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं, बर्फ़ के जो पर्वत है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। समुद्र के जो पानी का लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, और जो तटीय इलाकों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जनजीवन प्रभावित होता है। तो दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में भी परिवर्तन
हो सकता है। अगर दोस्तों लंबे समय तक इस तरह से चलता रहा तो जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जलवायु में मैंने आपको बताया था कि 30 सालों का एवरेज देखा जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे और पशु क्या होता है, जो पानी में जो डूब जाएंगे वो लुप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल जो दोस्तों है वो कैसे बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। जब हम कहते हैं वायु, तो उसके अंदर बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये 2 ऐसी गैस है जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना हुआ है, यानी कि बहुत बड़े भाग को घेरती है। देखिए 21% तो ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है और ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को बनाए रखती है पृथ्वी पर, और आर्गन और अन्य सभी गैसें, मतलब 1% जो है उसके अंदर बाकी सभी गैसें आती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों वायु में क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कण होते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी खिड़की से कभी आपके घर में प्रकाश आता होगा, एक मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश आता होगा, एक सीधी लाइन आती है, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया चित्र 4.1 वृत्तारेख में देखिए, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोस्तों नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम दोस्तों सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गैस हमारे फेफड़ों में जाएगी, ऑक्सीजन नहीं। तो जितनी भी तरह की गैसें होती हैं वायुमंडल में, वो सभी गैस हमारे फेफड़ों में जाती है दोस्तों। और तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, यानी कि नाइट्रोजन हम सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। दोस्तों वायु जो पेड़ पौधे होते हैं और हम भी होते हैं, हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो मृदा में दोस्तों एक जीव होता है मिट्टी के अंदर, राइजोबियम उसका नाम है, और वो क्या करता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर और उसका स्वरूप बदलकर जड़ों के माध्यम से पौधों को देता है। तो जिससे पौधों का विकास होता है, और उन पौधों को जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन आती है और हमारे भी शरीर का विकास होता है। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलकर, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया पहले ही। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। दूसरे नंबर पे मनुष्य और पशु, जितने भी जीव जंतु, सभी को ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो हरे पादप यानी कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो जो पेड़ होते हैं, हरे पेड़, वो प्रकाश संश्लेषण के समय जब वो भोजन बनाते हैं उस समय क्या होता है, वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों एक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन बनाते हैं पौधे या पेड़, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें बनाकर दे देते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे दोस्तों उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसका संतुलन बिगड़ जाता है। हमें क्या करना है, जब हम एक वृक्ष काटें तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि 10 में से फिर 2-3 ही पेड़ बन पाएंगे, बाकी तो किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मात्रा के गैस के बराबर होती है। तो दोस्तों इसका बैलेंस बना रखा है प्रकृति में, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कब बिगड़ता है? जब कोयला, खनिज तेल आदि के ईंधनों से चलने वाले जो गाड़ियाँ होती है वो प्रदूषण को बढ़ाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, यानी कि उनको चेंज करने में सहायक है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया, क्या आप जानते हैं हमें? जब वायु गर्म होती है, जब दोस्तों देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ हमेशा वायु रहती है, ठीक है। और जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है कि वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। और ठंडी वायु क्या होता है? वो सघन और भारी होती है, इसलिए वो नीचे रहती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इसे वायु चक्र कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक टब है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अगर आप इसमें से एक गिलास पानी भरकर निकाल ले बाहर, तो ये जगह क्या हो जाएगा? खाली जाएगी। तो बाकी जो यहाँ पर पानी है वो क्या करेगा? जैसे ही आप यहाँ से गिलास डाल के पानी निकालेंगे, बाकी जो पानी है वो फटाफट से इस जगह को आकर कवर कर लेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वायुमंडल में होता है। ऐसा नहीं है कि ये जगह खाली रह जाएगी, इतने गिलास के बराबर शेप बन जाएगी यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसा ही हवा में भी होता है दोस्तों। आई होप आपको इस एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो इस तरह से वायु चक्र चलता रहता है। दोस्तों ये कुछ कटिंग है न्यूज़पेपर की ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी, जो गर्मी बढ़ते जा रही है उसके बारे में ये आर्टिकल है, और ये आपकी बुक में दिया हुआ है ताकि बच्चों को इसके बारे में जागरूकता हो। उसके बाद है वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे, यानी कि वायुमंडल किस प्रकार से बना है। तो हमारा वायुमंडल 5 भागों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। सबसे पहला आता है शोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, 4.2 में आपको दिखाया हुआ है। देखिए चित्र पूरा दिया हुआ है आपको, ये देखिए नीचे से, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है शोभमंडल। ये दोस्तों वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी ऊंचाई एक तो 13 किलोमीटर तक है लगभग। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी कि जो वायुमंडल है, जो शोभमंडल है, उसके अंदर दोस्तों हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अगर हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हमें फिर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होगी। तो मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, जितनी भी मतलब मौसम की घटनाएं होती है वो इसी शोभमंडल में घटित होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो समताप मंडल। तो समताप मंडल दोस्तों क्या है? शोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और दोस्तों यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कोई बादल वाली समस्या, मौसम वाली समस्या नहीं होती है, जिसके कारण एक जो फ़ायदा है वो मिलता है पायलट्स को, क्योंकि हवाई जहाज़ उड़ाने वाले के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। दोस्तों ओजोन गैस क्या है? ये जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो ओजोन गैस की एक लेयर है, परत है, यही हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी से बचाती है, जिससे हमको स्किन कैंसर वगैरह नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा है वो है मध्यमंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। देखिए चित्र में भी आप देख सकते हैं, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। नहीं, ये तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया।
तो ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, अगर दोस्तों अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आता है तो क्या होता है, वो इस मध्य मंडल में आकर वो नष्ट हो जाता है। वो इतना हवा का तेज घर्षण होता है कि वो इसमें वो खुद ही दोस्तों जल जाता है हवा के घर्षण से। उसके बाद दोस्तों अगला है बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल की अगर हम बात करें तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो जैसे हम बाह्य वायुमंडल में ऊपर की तरफ हम जब बढ़ जाएंगे तो वहाँ का तापमान क्या है, तेज़ी से बढ़ता जाता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। तो आयनमंडल जो है वो बाह्य वायुमंडल का हिस्सा है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि जो रेडियो तरंगें पृथ्वी से छोड़ी जाती है वो वापस इस परत में आकर वापस पृथ्वी पर फैल जाती है। ठीक है। फिर लास्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। दोस्तों बहिर्मंडल में क्या होता है कि वायु की पतली परत होती है और हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से क्या होता है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है और उड़ती रहती है मीन्स। और ये दोस्तों जो हीलियम और हाइड्रोजन है गर्म गैसें होती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मौसम एवं जलवायु। तो दोस्तों मौसम क्या है, मौसम दोस्तों दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। कि आपने सुना होगा आज मौसम ये है, कल वो था, कल धूप थी, आज मौसम ठंडा है। तो ये दोस्तों दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। कि जो क्रिकेट देखने वाले लोग होते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि यार आज तो बारिश का मौसम है, आज मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। तो हमारा शरीर क्या है दोस्तों, एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं। तो मौसम क्या है, मौसम वह है जो नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम क्या है कि मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अब आप समझ गए होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। यानी कि जो रोज डेली का मौसम एक दिन पहले बता देते हैं वो क्यों बताते हैं, ये आप समझ गए होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो दोस्तों 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी कि 2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का। तो दोस्तों ये देखिए, अब देखिए मैं आपको 4 चीज़ें दिखाता हूँ। एक तो देखिए यहाँ पे दिया है तापमापी। इससे दोस्तों क्या होता है, तापमान मापा जाता है। फिर है वायु दाब मापी, इससे क्या होता है, वायु दाब मापा जाता है। फिर है वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को मापता है। फिर है वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा बताता है। तो दोस्तों 4 ये आपको मैंने बता दिए। अब बात करते हैं तापमान की। तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वायु में जो कभी गर्मी हो जाती है, उसके बाद कभी
ठंडा हो जाता है। और उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, सॉरी तापमान कहते हैं। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ये मैंने 6 में दोस्तों आपको पढ़ाया था। और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। फिर उसके बाद है आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी यहीं पर रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन क्या होता है दोस्तों, सूर्य तप यानी कि सूर्य की गर्मी की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य की जो तापमान है वो घटता चला जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि हम पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट और जो कंक्रीट की जो बनी सड़कें होती है वो और जो घर वगैरह होते हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं कि रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा तापमान को हमेशा हम सेल्सियस में नापते हैं। तो तापमान को मापने की जो इकाई है वह है डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। उसके बाद है एक और पॉइंट है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है। तो चांद पर दोस्तों क्या हवा नहीं है, तो अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं होता। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। तो दोस्तों जब चांद पे हवा नहीं होती इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो एक तरह की ड्रेस पहनते हैं जिसके अंदर हवा पहले से होती है। यदि वे इस पोशाक को नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएँ यानी कि जो रक्त की नसें हैं वो दोस्तों फट सकती है जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र की तरफ जाने पर दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र के तल पर सबसे ज़्यादा वायु का दाब होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती हैं और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब में क्या होता है कि बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है जिसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। तो दोस्तों वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अगला हमारा पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कि पवन का नाम उसकी आने वाली दिशा के नाम पर रखा जाता है। जैसे पश्चिम में आने वाली क्या होती है, पवन को हम पछुआ पवन या पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए 3 है स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें।
तो स्थायी पवनों की अगर हम बात करें तो ये है व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष में लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। उसके बाद है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, इसलिए इसे स्थानीय पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, लू कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे दिया हुआ है चक्रवात। चक्रवात दोस्तों आया था 18 अक्टूबर 1999 को, और इसने लगातार बहुत ज़्यादा तबाही की। इसको दोस्तों मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद है आर्द्रता। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, ये कि जो जल होता है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। जब में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा का वायु में किसी भी समय जो जल वाष्प के रूप में जल मौजूद रहता है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। तो बादल क्या है दोस्तों, जो वाष्प होता है वो ठंडा होकर संघनित हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर दोस्तों बादल बनाता है। और बादल क्या होता है दोस्तों, जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब वर्षण के रूप में नीचे आती है, यानी कि तब बारिश होने लग जाती है। जब दोस्तों इतना भारी हो जाता है कि अब ये हवा में तैर नहीं सकता, तो ये बारिश कर देते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके आपने दोस्तों हवाई जहाज़ देखा होगा, आकाश में जो जेट हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो अपने पीछे एक सफ़ेद रास्ता छोड़ते जाते हैं, जो उनकी नमी होती है वो संघनित हो जाती है और कुछ देर तक एक रास्ते के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसको भी क्रिया अवधि के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा से दोस्तों क्या होता है कि वर्षा से जो पेड़ पौधे हैं, जल, इनको दोस्तों जल मिलता है। जो जीव जंतु है, इंसान है, सभी को जल मिलता है। अगर ये वर्षा नहीं होगी तो ये हमें जल नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि और ओला, ये भी दोस्तों वर्षण के रूप हैं। अब दोस्तों इसमें अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। अब ये MCQ दिए हैं, इनको अगर आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा चैप्टर, ये आपका होमवर्क है। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। थैंक्स दोस्तों। और दोस्तों अपने सभी रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए।
क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता ही है। थैंक्स।